स्किप करो इसको, टिक करो टिक, हो गया। हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार एक बार फिर से अपने अतुल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जल्दी से बताइए कैसे हो आप सब, जल्दी से बताइए गाइज कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और खूब कोशिश कर रहे होंगे। और गाइज कोशिश करते रहना चाहिए, खूब कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है गाइज। गाइज हम लोगों ने आप लोगों का स्टार्ट किया हुआ था, इंजीनियरिंग सर्वे हमारा चल रहा था और इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत हम लेवलिंग पढ़ रहे थे। और गाइज आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को कराने वाला हूँ कंटूर्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग्स। ठीक है, तो एक टॉपिक मैं और लेकर चलना चाहता हूँ जिसका नाम है बबल ट्यूब। काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो लेकर के चलते हैं। देखिएगा सेंसिटिविटी, आप हेडिंग डालिएगा सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, ये हेडिंग डालिएगा। देखो सेंसिटिविटी होता क्या है, जो बबल ट्यूब होता है, बबल ट्यूब पहले तो ये बताइए बबल ट्यूब क्या होता है। बबल ट्यूब आपका वो होता है जिसको आप स्पिरिट लेवल बोलते हैं, जिससे आप लेवल करते हैं। ठीक है, उसमें आपका उसको बबल ट्यूब बोलते हैं, जिससे लेवलिंग के लिए यूज किया जाता है। कोई भी मतलब सरफेस स्मूथ लेवल में है या नहीं है, वो बबल ट्यूब से हम चेक करते हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कितनी सुगहराई है, कितनी एक तरीके से कार्य एक्यूरेसी कितनी है कार्य में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। ठीक है, तो नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए बबल ट्यूब, बबल मूवमेंट इज आल्सो ऑन द कर्व पाथ। बबल मूवमेंट, बबल मूवमेंट इज आल्सो on the curved path। ठीक है, कर्व पाथ बोले तो जो आपका जो बबल होता है, जब आप बबल से लेवल करते हैं तो जो बबल होता है आपका मूवमेंट करता है, घूमता है। किस तरीके से घूमता है, कर्व पाथ में घूमता है वो। ठीक है, जैसे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, ये आपका क्या है, इस तरीके का स्पिरिट लेवल है। इस तरीके से आपने देखा होगा, ये भी बिल्कुल ठीक सेंटर में होता है तो आपका लेवल काफी स्मूथ वे में होता है। ठीक है, और यदि सेंटर में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है लेवल की। ठीक है, तो आपको सुधार करने की आवश्यकता बनती है वहां पे। तो गाइस ये जो होता है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड का क्या नाम होता है बताइए, क्या कौन सा लिक्विड इसके अंतर्गत भरा जाता है। एक बार एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्पीड लेवल होता है हमारा, उसमें कौन सा लिक्विड फिल किया जाता है, उसका नाम पूछा था आपसे। तो गाइस इसका नाम है आपका अल्कोहल या फिर स्पीड भरा होता है। अल्कोहल या फिर स्पिरिट आपका भरा होता है इसमें। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं। देखिए इसकी यदि हम एक फिगर बनाना चाहें, किस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, इसका डायग्राम हम शो करने वाले हैं। ये आपका क्या है, आपका स्पिरिट लेवल है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, स्पिरिट लेवल है। जब एक पॉइंट पर आपका माना ये सेंटर लाइन बिल्कुल फिक्स दे रहा है और यहाँ पे हमने एक स्टाफ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको इस पर कट कर रहा है। ठीक है, तो गाइस माना ये S2 पर कट कर रहा है, ये S1 है, और के बीच की जो डिस्टेंस है वे स्मॉल कैपिटल S है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये गाइस आपका थीटा एंगल मूवमेंट है, आपका कितना एंगल मेजरमेंट किया है हमने, थीटा एंगल मेजरमेंट किया है इसमें। ठीक है, और ये डिस्टेंस में मान रहा हूँ कैपिटल D है। तो गाइस मेरे को बताइएगा
यहाँ से tan थीटा लगाऊं तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में जब मैं tan की प्रॉपर्टी लगाऊंगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है s अपॉन d आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा होता है बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। थीटा की वैल्यू जो होती है इट्स वेरी वेरी स्मॉल होती है, बहुत ही, ठीक है। लगभग tan थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल आ जाती है। तो थीटा इज इक्वल टू s अपॉन d, यहाँ से एक वैल्यू निकाल के आती है थीटा की, थीटा इज इक्वल टू s अपॉन d। क्लियर हुआ? ये नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। जब भी जो कर्व पाथ होता है, ये जो कर्व पाथ होता है इस तरीके से मूवमेंट कर्व में कैसे होगा, इस तरीके से होगा, थीटा एंगल पे घूमेगा। और गाइस तुमने देखा होगा यहाँ पे इसके बहुत छोटे 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 पार्ट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट मानस के n पार्ट्स हैं और एक पार्ट की लंबाई l है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, nl हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी आपका, nl हो जाएगा, ठीक है। और एंगल कितना होगा, थीटा। रेडियस मैंने इसका माना है, सपोज आई थिंक इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी लगती है थीटा की, थीटा इक्वल टू होता है आपका चाप की लंबाई अपॉन रेडियस, ठीक है। तो गाइस मेरे पास थीटा की दो वैल्यू आ रही है। यदि मैं थीटा की दोनों वैल्यू को इक्वल करता हूं तो यहाँ से बनता है मेरा रिलेशन s अपॉन r इज इक्वल टू nl अपॉन r, s अपॉन d nl अपॉन r, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस n को यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो ये बनता है मेरा s अपॉन n d इज इक्वल टू l अपॉन r, ठीक है। समझ में आ गया? ये किसके इक्वल था, थीटा के इक्वल था। तो गाइस यहाँ से एक रिलेशन आपका बन जाएगा, ये थीटा के इक्वल था, तो इसको लिख सकता हूं मैं, ठीक है, nl अपॉन r आ जाएगा, ये बन गया था, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन बनेगा मेरा n अपॉन थीटा, एक रिलेशन बनेगा, जब मैं तीनों वैल्यू को इक्वल करूंगा, n अपॉन थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r इज इक्वल टू d अपॉन s अपॉन d, ठीक है गाइस। ये आपका रिलेशन बन जाएगा। सो ये थीटा अपॉन m होगा, ठीक है। ये एक रिलेशन बनता है। इस रिलेशन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग एक नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। ये समझ में आ गया, समझ में आया यहाँ तक? आगे चले, ठीक है। नोट करके लिखिए, सेंसिटिविटी इंक्रीज ड्यू टू, सेंसिटिविटी इंक्रीज ड्यू टू, किसके कारण बढ़ते हैं सेंसिटिविटी, लेंथ एंड डाया ऑफ बबल, लेंथ एंड डाया ऑफ बबल, ठीक है। सेंसिटिविटी जब कब बढ़ती है, जब आपकी जो लेंथ होगी एंड बबल जो होगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। बबल ट्यूब है। एंड विस्कोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सेंसिटिविटी इंक्रीज कब होगी, जब लेंथ आपकी बढ़ेगी एंड डायमीटर आपका बढ़ेगा और विस्कोसिटी आपकी कम होगी, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए ये लिखेगा, सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ ऑफ बबल एंड रेडियस ऑफ बबल एंड डाया ऑफ बबल, ठीक है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, विस्कोसिटी के। अभी बताया मैंने, विस्कोसिटी घटेगी तो आपका सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। एंड सरफेस टेंशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर,
ठीक है। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बन जाता है आपका कि ये पूछा जाता है कि यदि किसी बबल ट्यूब की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो सेंसिटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपका टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो सेंसिटिविटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस रिलेशन से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आगे चले। ठीक है, तो गाइस ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब हम लेकर के चलते हैं, नया चैप्टर है आपका कंटूर्स। ठीक है, कंटूर्स भी आपको एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, कंटूर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, ये समझिए। देखो कंटूर्स होता है क्या है, कंटूर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताए। लाइन एक लाइन होती है, देखिएगा, जो इक्वल एलिवेशन को जोड़ती है। ठीक है, यदि मैंने लेवल किया है एनएसएल से मैं लेवल कर रहा हूँ, मेरा एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 100 का, एंड यहाँ पे आ रहा है, वेरी कर रहा है, और फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ऐसे मैं लेवल करता जा रहा हूँ। यदि इसका लेवल 100 है, इसका 102 है, ये इसका 100 है, इसका 103 है, 102 है, यानी इसका 100 है। ठीक है, तो गाइस कंटूर्स होता क्या है ये समझिएगा। जो लाइन इक्वल एलिवेशन को जोड़ती है, इक्वल एलिवेशन, जिसके एलिवेशन सेम होती है, जो लाइन उनको जोड़ती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंटूर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। लिखिएगा कंटूर की डेफिनेशंस। लाइन joining equal elevation point। ठीक है, लाइन joining इक्वल एलिवेशन पॉइंट्स, जो लाइन इक्वल एलिवेशन को जोड़ती है उसको हम कंटूर बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख लीजिएगा आप, इस तरीके से फिगर बनाइएगा। सपोज इसका लेवल आपका 98 आ रहा है, इस पॉइंट का भी लेवल 98 आ रहा है, यहाँ पे भी आपका लेवल 98 आ रहा है, और सपोज यहाँ पे भी आपका 98 आ रहा है। ठीक है, इस बार देखा हमने, इस पॉइंट पे 97 है, 99 है, 100 है। इस तरीके से आपने मैजिक फिगर बना दिया इसका। ठीक है, तो जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स होंगे, यदि मैं उनको मिलाऊं तो वो कंटूर बनाता है। ठीक है, जैसे आपको फिगर में शो हो रहा होगा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, बात आती है प्रॉपर्टीज की। कंटूर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कंटूर में कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए लिखिए प्रॉपर्टीज होता क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिए, क्लोज कंटूर्स रिप्रेजेंट हिल और वैली। क्लोज कंटूर्स रिप्रेजेंट्स हिल एंड वैली। ठीक है, जो क्लोज कंटूर होता है, क्लोज कंटूर मतलब जो कंटूर बंद होते हैं, कुछ ओपन होते हैं, कुछ क्लोज होते हैं। जो क्लोज होते हैं वे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपका वे रिप्रेजेंट करते हैं हिल को रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर वे वैली को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए किस तरीके से करते हैं ना, इस तरीके से आपका फिगर है, और यहाँ पे मैंने देखा इस पॉइंट का, इसका जो लेवल है 104 है, और इसका जो है 102 है, एंड इसका जो एलिवेशन है 100 मीटर शो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो मैं देख रहा हूँ कि अंदर जैसे जैसे मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ, ये इस पॉइंट का हुआ, ये इसका, ये इसका,
तो जैसे जैसे मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि जो एलिवेशन की जो वैल्यू है वो मेरी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इंक्रीज यदि होती है अंदर की ओर, ठीक है, तो आपका हिल शो करता है। यदि मैं इसकी फिगर बनाऊं, यहाँ देखो 100 से स्टार्ट होगा, अंदर की ओर बढ़ेगा ना, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 102 होगा और यहाँ पे 104 होगा। इस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा। तो ये आपको क्या शो करता है, आपका हिल शो करता है। ठीक है, यदि मैं नेक्स्ट फिगर बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से यदि मैं अंदर की ओर घट रही है, यदि अंदर की ओर घट रही है तो आपका क्या शो करेगा, आपका वैल्यू शो करेगा। देखो पहले अपने लाइन के 100 की और फिर घट रही है अंदर की ओर, तो आपको एक वैल्यू बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका वैल्यू शो करता है। ठीक है, समझ में आ गया। यदि कंट्रोल लाइन अंदर की ओर बढ़ रही है तो आपका हिल शो करेगा, एंड यदि आपका अंदर की ओर घट रही है तो आपका वैल्यू शो करेगा। ठीक है, नोट कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल, ये कंटूर इंटरवल क्या होता है? देखो कंटूर इंटरवल होता है लेवल डिफरेंस। लेवल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। लेवल डिफरेंस, ठीक है, लेवल डिफरेंस बोले तो एलिवेशन डिफरेंस भी हो सकता है। और एलिवेशन क्या होता है, आपका वर्टिकल होता है, यानी कि दो कंटूर्स के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है, जो लेवल डिफरेंस होता है, डिफरेंस एलिवेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटरवल होता है। हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या होता है, ये फिर इक्विवेलेंट ही बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल इंटरवल क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है दो कंसेक्टिव कंटूर्स के बीच की, यानी कि जो दो क्रमागत क्रम से जो कंटूर होंगे आपके, उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलोगे आप, हॉरिजॉन्टल इंटरवल। ठीक है, सीधे सीधे कह सकते हैं कि यदि वर्टिकल लाइन है दो कंटूर के बीच की तो उसको मैं बोलता हूं कंटूर इंटरवल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल इंटरवल। ठीक है, तो लिखिए इसमें लाइन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंटूर्स, दो क्रमागत कंटूर के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी को हम क्या बोलते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल इंटरवल या फिर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चले। गाइस मैं बता रहा हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो कोई क्वेश्चन बनता है कंटूर्स के ऊपर तो उसकी प्रॉपर्टीज से ही बनता है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको हल्के में मत लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ये आपको बहुत काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 आता है कंटूर नेवर्स क्रॉस। कंटूर जो लाइंस होती है ये एक दूसरे को कभी इंटरसेप्ट नहीं करती। ठीक है, कंटूर लाइन एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती, लेकिन कुछ केस ऐसे हो जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन ऐसे हो जाता है जिस केस में वो उसको इंटरसेक्ट करती हैं। तो कौन सा केस है आपका, एक केस है आपका ओवर हैंगिंग क्लिप एंड एक होता है आपका वर्टिकल क्लिप। इन केस में आपको क्या करते हैं, कंटूर लाइन आपको इंटरसेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा कंटूर नेवर क्रॉस ईच अदर ठीक है, कंटूर जो है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है,
एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक्सेप्शंस ओवरहैंगिंग क्लिप एंड वर्टिकल क्लिप। ठीक है, ओवरहैंगिंग क्लिप एंड वर्टिकल क्लिप के केस में क्या करते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, दो केस जिनमें वो इंटरसेक्ट कर जाती है। ठीक है, वर्टिकल क्लिप पर जैसे कि आप बात करें, इसका लेवल है, इस तरीके से क्या करेंगे, पॉइंट पर इसका पॉइंट बनाओगे तो उसके सारे रिलेशन आपको यहाँ से होते दिखाई देंगे। ठीक है, और ओवरहैंगिंग क्लिप पर जैसे कि आपका इस तरीके से आपका पहाड़ है, तो इसका जो होगा यहाँ से भी आपको इसी तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट करेगी कंट्रोल लाइंस। तो ये क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए आप। ये वर्टिकल क्लिप है और ये ओवरहैंगिंग क्लिप है। ठीक है, ओवरहैंग का मतलब क्या होता है कि बाहर निकला हुआ इसका क्लिप होता है, चट्टान वगैरह। ठीक है, आगे चले। ठीक है, आगे लिखिएगा थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, डिस्टेंट कंटूर्स, डिस्टेंट कंटूर्स फ्लैट सरफेस शो करता है, सो फ्लैट सरफेस। डिस्टेंट कंटूर्स यानी कि जो कंटूर्स काफी डिस्टेंस पर होते हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस काफी थोड़ा ज्यादा होती है, तो वे क्या शो करते हैं, फ्लैट सरफेस शो करता है। ठीक है, जैसे इसका लेवल पता है, कुछ दूरी पर जाके ये इसका लेवल पता लगेगा, तो ये क्या शो करेगा, आपका फ्लैट सरफेस शो कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये लिखेगा, रिज लाइन एंड वैली लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। रिज लाइन एंड वैली लाइन इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, रिज लाइन क्या होता है, रिज लाइन होता है आपका इस तरीके की एक लाइन बनती होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, पत्ता देखा है, पत्ता पत्ते टाइप में होती है, तो ये बीच की जो लाइन होती है उसको रिज लाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो गाइस ये आपका कंटूर का टॉपिक था, जो इसका मेन चीज थी मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी यही एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, जस्ट सिंपल था। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। तो गाइस इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग आपका न्यूमेरिकल फॉर्म बनती है, यहाँ से काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं यहाँ से। तो ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, कुछ फॉर्मूले डेरिवेटिव करेंगे हम इसके अंतर्गत। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के अंतर्गत। When the distance d can measured, when the distance can measured, when the distance can measured, डिस्टेंस को मैंने d मान लिया है। ठीक है, देखिएगा मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका। ठीक है, मैंने इस पे अपना
मशीन रखा हुआ है, ऑटो लेवल, डंपी लेवल, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे मैंने अपना एक स्टाफ रखा हुआ है, ये लाइन इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस स्टाफ को, ठीक है। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। तो गाइस इस पॉइंट का मेरे को RL ज्ञात होगा, इसको मैं बेंचमार्क बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कैपिटल D है, और यहाँ पे मैंने अपना एक ठीक है, यहाँ पे मेरा एक स्टाफ रखा हुआ है, और यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी कैपिटल D है, और इस स्टाफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का मेरा फिगर है। तो मुझे क्या करना है, इसमें मेरे को स्मॉल d फाइंड आउट करने के साथ मुझे इस पॉइंट का आधा निकालना है। ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट P, इस पॉइंट का मेरे को RL निकालना है, ठीक है। कैसे निकालूंगा इस पॉइंट का RL? देखो कोई भी डिस्टेंस हो यदि आप मेजर कर सकते हो, तो यदि कोई टावर है आपका, तो उस टावर का यदि मुझे लेवल निकालना हो तो मैं लेवल कैसे मेजरमेंट करूंगा, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सबसे पहले बेंचमार्क मशीन की सहायता से इस स्टाफ की रीडिंग लेंगे, तो जिसको मैं बोलता हूँ बैक साइड, ठीक है। मैंने ले लीजिए फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाया था, जब मैं जो पहली रीडिंग लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टाफ, दैट इज नोन एज बैक साइड, ठीक है। तो गाइस ये डिस्टेंस आपका बैक साइड हो गया, ठीक है। और सपोज ये डिस्टेंस मैंने h मान लिया है, h जो मैं कर लिया है स्मॉल h, ठीक है। और यहाँ का मुझे RL भी ज्ञात है, तो गाइस मैं इस पॉइंट का RL बता सकता हूँ। तो पॉइंट ऑफ RL, ठीक है, RL ऑफ P इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा RL ऑफ बेंचमार्क, RL ऑफ बेंचमार्क, यहाँ तक की डिस्टेंस पता लग गई, प्लस बैक साइड, यहाँ गए हम, प्लस स्मॉल h। तो ये क्या होगा आपका RL ऑफ P होगा, इस पॉइंट का RL निकल जाएगा। और स्मॉल h की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, स्मॉल h इक्वल टू होगा आपका, यहाँ इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है, और ये आपका स्मॉल d है, और h इक्वल टू आ जाएगा d tan थीटा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ से आप इसका लेवल निकाल सकते हो, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होगी, और उसका लेवल फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और गाइस यदि d डिस्टेंस काफी लॉन्ग हो, ठीक है, इफ d इज वेरी मच लॉन्ग, इफ d क्या हो, मच लॉन्ग हो, काफी अधिक हो, उस केस में क्या करते हैं, उस केस में आपका कुछ कर्वेचर करेक्शन बन जाता है। तो वहां पे h डैश इज इक्वल टू h माइनस cc कर देंगे, ठीक है। cc की वैल्यू मैंने आपको बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। d स्क्वायर अपॉन 2r की सहायता से निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप h डैश हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। यदि काफी ज्यादा हो तब उसका बेस है, यदि नहीं है तो फिर यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं होगी, कर्वेचर नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के, ठीक है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है दोनों लेवल। पॉइंट नंबर 2, when distance d cannot be measured, ठीक है, cannot be measured, यदि आपकी d डिस्टेंस मेजर ही ना की जाए, कुछ ऐसे केस बन जाए कि आप d मेजर नहीं कर सकते, तो उस केस में आप किस तरीके से
टावर्स के RL फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो हम सीखते हैं, देखिएगा। सपोज ये कोई मेरा टावर है, ठीक है, मुझे इसका RL निकालना है इस पॉइंट का। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने अपना मशीन रखा हुआ है। ठीक है, और एक मशीन मैंने अपना यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है गाइज, समझ में आ गया? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरी कैपिटल V है एंड टावर से जो मशीन है यहाँ पे की डिस्टेंस मेरी कैपिटल D है। तो गाइस इनकी लेवल लाइन सेम है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट का एंड इस पॉइंट का एंगल ये θ1 बना रहा है और ये θ2 बना रहा है, ऐसा मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, उसमें θ1 एंड θ2 मान लिया। इसके आगे क्या करेंगे, देखो हमें D मेजर नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि मेरा ये दो टावर्स, ये दो मशीन्स हैं, ऐसे मैंने फिलअप की है कि इनकी डिस्टेंस मुझे गिवन है, लेकिन मैं ये डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि बीच में कोई नदी आ गई या फिर कोई रेलवे स्टेशन आ गया, ब्रिज आ गया यहाँ पे, और ये टावर मेरा उसके पार है, तो मुझे कैसे इसका डिस्टेंस निकालनी होगी। तो देखिएगा, सपोज मैंने डी एज्यूम कर लिया, तो मैं θ1 लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसका ये बैक साइड ले लूंगा मैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया था, बैक साइड निकल जाएगी। ठीक है, और ये मैंने H मान लिया है, सॉरी V मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी tan θ1 की, tan θ1 इज इक्वल टू V अपॉन B प्लस S। ठीक है, V अपॉन B प्लस D प्लस D हो जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस, और tan θ2 की लगेगी tan θ2 इज इक्वल टू V अपॉन D। V अपॉन D हो जाएगा, दोनों प्रॉपर्टीज निकाल लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये फिगर बना लिया आपने, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेस का मैं थोड़ा, ये फिगर बना लीजिए। समझ में आ गया होगा मुझे क्या करना है, क्या करने वाला हूँ। ठीक है, बना लिया। ठीक है, तो भाई दो इक्वेशन मेरे पास बनकर के आ रही है, इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, B tan θ1 प्लस D tan θ1। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा V, और यहाँ से V की वैल्यू आएगी आपकी D tan θ2। ठीक है, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ V की जगह, तो यहाँ लिख दूंगा मैं D tan θ2। ठीक है, और मैंने यहाँ से D निकाल सकता हूँ, D को इधर ले जाऊँ तो D कॉमन आ जाएगा, tan θ2 माइनस tan θ1 इज इक्वल टू B tan θ1। जस्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो D इक्वल टू आ जाएगा आपका B tan θ1 अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1। तो ये आपने स्मॉल d कैपिटल D निकाल लिया है। ठीक है, डिस्टेंस आपको मेजर हो गई है, तो आपको क्या करना था, आपको उस टावर का लेवल निकालना था। ठीक है, तो उस टावर का लेवल निकालने के लिए क्या करोगे आप, यानी कि मुझे V डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, V डिस्टेंस चाहिए होगा, तो V कैसे निकालूंगा, D की ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से V निकल जाएगा मेरा, जो भी आपका D निकलेगा, और D की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका V फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो V फाइंड आउट कर लेना। V की वैल्यू आएगी B tan θ1 अपॉन tan θ2 माइनस tan θ1 माइनस मल्टीप्लाई tan θ2। ये आपका कैपिटल V की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग था। हमने जब हम किसी टावर के बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, व्हेन द डिस्टेंस कैन बी नॉट मेजर्ड। तो इस केस में हम D फाइंड आउट कर लेंगे, D इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, एंड दो वर्टिकल हाइट जो होगी आपके टावर की,
वो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एंड दो जो आपका टावर है उसका जो टॉप हेड है उसका RL कैसे निकाल लेंगे, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड और प्लस V डिस्टेंस यानी कि हाइट ऑफ द टावर एंड करेक्शन है, ठीक है, कर्वेचर करेक्शन है लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या निकल जाएगा, आपका RL ऑफ टावर निकल जाएगा, ठीक है। टावर का जो RL ऑफ टॉप से देखा वो निकल जाएगा आपका, ठीक है। आगे चले, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट इसके लिए है आपका अंडुलेटेड सरफेस के लिए। अंडुलेटेड सरफेस के लिए, अंडुलेटेड सरफेस का मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन के लिए यदि आपको निकालना हो, जैसे आपका टावर है और आपका जमीन क्या है, इस तरीके से है आपका, ठीक है, अंडुलेटेड है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने मशीन रखा हुआ है आपका, एंड एक मशीन आपने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस बार क्या होगा कि जो आपका मशीन की जो लेवल लाइन है सेम नहीं होंगी, ठीक है, समझ में आ गया। और इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, और जो मशीन्स रखी हुई है इनके बीच की डिस्टेंस हमें ज्ञात है, ठीक है। ये कैपिटल B है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको ये जो पॉइंट है आपका Q, इस पॉइंट का आपको RL फाइंड आउट करना है, ठीक है, समझ में आ गया। सेम वही प्रोसेस रहेगा जो अभी मैंने कराया है आपका। और ये आपका θ1 है एंड ये आपका θ2 हो जाएगा। ये मैंने आपका V मान लिया है, ठीक है। सपोज ये वैल्यू क्या है आपकी V है, एंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपका x1 है एंड ये आपका x2 है, ठीक है, ये आपकी x2 है, आपकी टोटल डिस्टेंस में मैंने x2 मान लिया है और ये आपका x3 हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 आपका क्या है, x3 है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एज्यूम कर सकते हो, आप ABCD मान सकते हो, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जरूर नहीं है आपने ऐसे की। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये V है, x2 में से x1 घटाना तो x3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है, ठीक है। तो देखो मैं सबसे पहले ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, tan θ1 क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होता है V प्लस x3 अपॉन V प्लस x3 अपॉन ये डिस्टेंस B प्लस D, ठीक है। एंड tan θ2 इक्वल टू हो जाएगा आपका V अपॉन D, ठीक है। यहाँ से मैं V की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ से भी V की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दे रहा हूँ। तो देखो किस तरीके से बनेगा, ये बन जाएगा आपका tan θ1 प्लस d tan θ1 इज इक्वल टू V प्लस x3, ठीक है। और यहाँ से V की वैल्यू निकल जाएगी आपकी d tan θ2, तो ये वैल्यू यहाँ रख दे रहा हूँ d tan θ2 प्लस x3, ठीक है। और यहाँ से आपका अगर d निकल जाएगा, जब d कॉमन लोगे तो आपका बन जाएगा x3 माइनस b tan θ1 अपॉन tan θ1 माइनस tan θ2 इज इक्वल टू d, ठीक है। आपका d की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। और जब आपका d निकल जाएगा, d वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो आप यहाँ से v फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज d की वैल्यू आपकी कुछ भी आ रही है तो ये वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका v निकल जाएगा, ठीक है। v कितना हो जाएगा आपका, v इज इक्वल टू x3 माइनस b tan θ1 अपॉन
tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 मल्टीप्लाई tan थीटा 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, v बन जाएगा। तो गाइस आपने d भी निकाल लिया है, v भी निकाल लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निकालना था RL ऑफ Q, तो आप RL कैसे निकालोगे, RL ऑफ Q, तो बेंच मार्क पता होना चाहिए आपको, बेंच मार्क ऑफ, ठीक है, बेंच मार्क पता होना चाहिए इस पॉइंट का, प्लस बैक साइड, इसमें बैक साइड नहीं है क्योंकि अनरिलेटेड सरफेस होगा आपका। तो गाइस आपका क्या होगा, ये x1 हो जाएगा, x1 प्लस v, ठीक है, और प्लस c, कर्वेचर करेक्शन लगा लेंगे, ये आपका क्या निकल जाएगा, RL निकल जाएगा Q पॉइंट का, ठीक है। तो गाइस समझ में आया x1 x2 कैसे निकलेंगे, ठीक है, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको जस्ट कैलकुलेशन कर करके विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेशन यू हैव फाइंड आउट द RL ऑफ एट पॉइंट ऑफ द टावर Q, ठीक है, समझ गए, नोट कर लिया, आगे चलें। आगे चलते हैं। देखो भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, ये कोई इशू नहीं होता, लेकिन जो चीजें चल रही हैं काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि एक ही वीडियो लेक्चर में आपका सारा कंप्लीट करा दिया जाए। जस्ट एक टॉपिक बनता है आपका 2 या 3 मिनट का है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, स्टेशन आर नॉट लाइन, स्टेशन आर नॉट लाई in the same plane, in the same plane, ठीक है, सेम प्लेन में आपका स्टेशन लाई नहीं कर रहे होंगे, इस तरीके की आपकी फिगर बनेगी, ठीक है, एक ही प्लेन में क्या है, लाइन नहीं करेंगे आपके स्टेशन। तो ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, और ये आपका सी स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो थीटा होगा, थीटा ए, ये थीटा बी, और ये थीटा सी हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है, ये डिस्टेंस मैंने डी एज्यूम कर लिया है, कोई दिक्कत। तो गाइस यहाँ पे मैंने एक साइन रूल पढ़ा था, साइन रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पे। साइन रूल क्या होता था, साइन थीटा ए अपॉन, साइन थीटा ए क्या होता था, साइन थीटा ए अपॉन इसके सामने की डिस्टेंस डी इज इक्वल टू साइन थीटा बी अपॉन इसके सामने की डिस्टेंस एक्स, ठीक है, एंड साइन थीटा सी अपॉन इसके सामने की डिस्टेंस हो जाएगी ए बी, ठीक है। साइन रूल लगा लिया आपने, साइन रूल जस्ट सिंपल है, आपने इंटर क्लास में पढ़ा होगा, काफी एग्जाम में बनते हैं तो क्वेश्चन काफी सिंपल से बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सपेंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको डी गिवन हो तो ए बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि ए बी गिवन नहीं है तो आप डी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस एक डिस्टेंस आपको गिवन होगी, सपोज ये डिस्टेंस आपको गिवन है तो आप एक्स एंड डी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत। ये था आपका लास्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का, ठीक है। तो गाइस आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, गेट में अक्सर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के पूछे जाते हैं, और गाइज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना डिफिकल्ट लेवल नहीं होता, इतना हाई लेवल नहीं होता है। जस्ट जिस तरीके से कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कराया है, क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आएंगे, ठीक है। आप लोगों को जस्ट वैल्यू पुट करनी होगी और आपको आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो गाइज यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और गाइज बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नए अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू।